कितने सारे लोगों को जेल में डाला गया था। ये सवाल लालू जी पर भी लागू होता है। कुछ नहीं तो 2 करोड़ लोगों के नाम कटे जाने की पूरी बिल्कुल आशंका थी। उस यात्रा में जिस तरीके से जन समर्थन दिखा और इसका असर भी हुआ। अगर ये आंदोलन नहीं बिहार से खड़ा हुआ होता, आज तक तो मेरे ख्याल से 2 करोड़ लोग तो बाहर हो गए होते। बिहार में 65 लाख जो नाम काटे गए, ग्राउंड क्या बताया गया? क्या 65 लाख में एक भी है जिनके बारे में कहा गया कि ये बांग्लादेश से मिले, ये नेपाल के हैं? ये आपको पहले जवाब देना होगा कि सत्ता में आप हैं, घुसपैठ हो कैसे रहा है। तो घुसपैठ का आरोप लगाना ये सरकार का काम आरोप लगाने का नहीं है, सरकार का काम जवाब देने का है। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार बहुत कमजोर था और इस देश में हमारा हिस्सा कहीं कोई खा रहा है, कोई अदानी अंबानी के हाथ में सब चला जा रहा है। कांग्रेस तो अपना पत्ता नहीं खोल रही है। आप मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी का नाम रख रहे हैं। वे पारदर्शिता और जनता की हक की मजबूत आवाज़ हैं। वे बिहार की राजनीति में सादगी, ईमानदारी और सिद्धांत की पहचान है। बिहार में वाम दल का सबसे चमकता चेहरा दीपंकर भट्टाचार्य जी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ दीपंकर भट्टाचार्य जी का जोरदार स्वागत करें। कोलकाता में सांख्यिकी संस्थान में पढ़ाई के दौरान दीपंकर भट्टाचार्य का रुझान वामपंथ की ओर हुआ और फिर लगातार उसी पार्टी के साथ जुड़े रहे और बाद में महासचिव हुए विनोद मिश्र के बाद। दीपंकर जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल, बातचीत का सिलसिला हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहते हैं कि मुझे ख्याल है कि 1990 में इंडियन पीपुल्स फ्रंट के नाम से तब 7-8 विधायक चुन कर आए थे विधानसभा में, और उस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी थी लालू प्रसाद जी की, उसने आपकी पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया था। आज आप उनके साथ खड़े हैं, क्यों? देखिए, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस समय 90 से पहले भी 89 में भी हम लोग चुनाव लड़े, लोकसभा में भी हमारे रामेश्वर जी जीत के गए। वो दौर था जब बिहार में गरीबों के पास वोट डालने का अधिकार नहीं था। उस दौर में हमें वही लड़ाई लड़नी पड़ रही थी और उस समय मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू बस हो ही रही थी। आज का जो दौर है, आज चाहे आप वोटिंग राइट की बात करें, आप समाज में सामाजिक न्याय की बात करें, आप इस देश के संप्रभुता आज़ादी की बात करें, तो आज लग रहा है कि 75 साल बाद इस देश में कुछ भी अब आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि भाई ये रहेगा। तो ऐसे देश में एक अस्थिरता का, एक बिल्कुल एक अनिश्चय का और हमारे लोकतंत्र पर, संविधान पर, आज़ादी पर इतने बड़े खतरे आज के दौर में हैं। तो इस दौर में हमें लगा कि अकेले तो नहीं लड़ा जा सकता है, खतरा बहुत बड़ा है, हमला बहुत बड़ा है और इससे खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ा मोर्चा चाहिए, बड़ी एकता चाहिए। तो बिहार में निश्चित तौर पर आपको राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है, देश के पैमाने पर आज तो कांग्रेस पार्टी, इस पर भी आप कह सकते थे भाई कांग्रेस के दौर में देश में इमरजेंसी लगी थी, कितने सारे लोगों को जेल में डाला गया था। ये सवाल लालू जी पर भी लागू होता है। तो आज के दौर में हमें लगता है कि वो पुराना दौर तो पुराना है, आज के दौर का मुकाबला करने के लिए बड़ी एकता की ज़रूरत है और जहाँ जो लोग उपलब्ध हैं तो उपलब्ध लोगों को लेकर ही एकता बनेगी। आपने जिन खतरों की बात की, लोकतंत्र पर खतरा, तो यह जो अपील है समाज का, आपको क्या लगता है कि एक बड़ा हिस्सा आपकी बातों से कन्विंस्ड है और वो मानता है कि आपकी लड़ाई में, या आप मानते हैं कि हमारी इस लड़ाई में वो शामिल है? बिल्कुल। अभी देखिए, बिहार में जो SIR आया, मैं समझता हूँ कि इसको आप एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। आमतौर पर हम संविधान, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो संविधान और लोकतंत्र से जो सीधा प्रत्यक्ष जुड़ाव
एक आदमी का बनता है वो वोट के माध्यम से बनता है। तो बिहार में लोगों ने देखा कि अचानक नोटबंदी की तरह एसआईआर की घोषणा कर दी। 24 तारीख को सर्कुलर निकला कि 25 तारीख से एसआईआर लागू बिहार में। तो बिहार में इसको लेकर के बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसे लोगों को बात समझ में आने लगी कि एसआईआर से कुछ नहीं तो 2 करोड़ लोगों के नाम कटे जाने की पूरी बिल्कुल आशंका थी। अब इस पर आंदोलन हुआ और हमें लगता है कि इस आंदोलन में जो लोगों की भागीदारी आपने देखी होगी, उसमें 9 जून के चक्का जाम हो या हम लोगों ने जो यात्रा निकाली थी वोटर अधिकार यात्रा, उस यात्रा में जिस तरीके से जन समर्थन दिखा और इसका असर भी हुआ। अगर ये आंदोलन नहीं बिहार से खड़ा हुआ होता तो आज तक तो मेरे ख्याल से 2 करोड़ लोग तो बाहर हो गए होते। कम से कम 3 मुद्दे पर 3 मौके पर चुनाव आयोग को पीछे हटना पड़ा। सबसे पहला जो बिहार ने सवाल खड़ा किया कि भाई आपने कहा कि 1 महीने के अंदर फॉर्म भर के दो, फॉर्म के साथ फोटो दो, फोटो के साथ डॉक्यूमेंट दो, ये कैसे संभव हो सकता है? ये जो सवाल बिहार से खड़ा हुआ तो चुनाव आयोग को पहले पीछे हटना पड़ा कि ठीक है फॉर्म भर के दो, फोटो और डॉक्यूमेंट बाद में भी दे सकते हो। फिर जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो अगस्त के महीने में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दबाव में अल्टीमेटली चुनाव आयोग को मानना पड़ा कि हाँ हम सूची देंगे। इससे पहले वो सूची भी देने के लिए तैयार नहीं थे कि किनका नाम हम किस आधार पर काट रहे हैं, उस पर भी हमें सूची मिली। और तब जा कर के जब हर जगह से हम लोग चेक करने लगे कि भाई जिनको आप मुर्दा घोषित कर रहे हैं वो वाकई मुर्दा है या जिंदा है, जिनको आप कह रहे हैं कि भाई बिहार से बाहर गए हैं वो बाहर है कि बिहार के गांव में है। जब ये सवाल सारे आने लगे और ये सवाल आया कि भाई बिहार के लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट जो लोगों के पास है उसको आप लेने के लिए तैयार नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जो आम लोग पर लोगों के पास नहीं है। इसमें भी अंततोगत्वा अभी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा और तब जाकर के आधार को मानने के लिए चुनाव आयोग तैयार हुआ। तो 3 बार आपने देखा होगा ये बिहार के आंदोलन की ही देन है, इसी की ताकत है। इसको मैं बिहार की एक उपलब्धि मानता हूं, जीत है कि जो 2 करोड़ लोगों के नाम कट सकते थे वहां कम से कम अभी उसको हमने 65 लाख तक पे रोका। उनमें से भी बहुत सारे लोगों के नाम जुड़ जाएंगे फिर से। नहीं, ये राजनीति में परसेप्शन, धारणा का बहुत बड़ा खेल होता है। और इसी क्रम में ये बात कही जा रही है कि विपक्ष चाहता है इस मुद्दे के जरिए कि जो बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्होंने घुसपैठ किया है बड़े पैमाने पर, उनका नाम ना कटे, रोहिंग्या का नाम ना कटे, या इस तरह के ऐसे नागरिक जो बाहरी हैं, जो बाहर से हैं और इलीगल हमारे वोटर लिस्ट में शामिल हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसके जरिए। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है और ये कोशिश पीट चुकी है। आपने देखा होगा कि बिहार में 65 लाख जो नाम काटे गए, ग्राउंड क्या बताया गया? क्या 65 लाख में एक भी है जिनके बारे में कहा गया कि ये बांग्लादेश से मिले, ये नेपाल के हैं या रोहिंग्या है, म्यांमार से हैं? एक भी तो नहीं। 65 लाख के जो नाम काटे गए उसमें कारण क्या दिया गया? कारण ये दिया गया कि ट्रेसलेस थे, मिले नहीं, बाहर परमानेंटली बिहार से बाहर चले गए हैं। कारण बताया गया कि ऐसे वोटर है जिनका 2 जगह पर नाम दिखे तो एक जगह से हमने काट दिया। कारण बताया गया कि ये आप जिंदा नहीं है, यही तो कारण बताया गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि आज की बात नहीं है। जब इस पर बात शुरू हुई तो हमने पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को भी चेक किया कि क्या पार्लियामेंट में कभी इस पर कभी बहस हुई। तो हमने देखा कि पार्लियामेंट में जब रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे और मोदी जी दूसरे बार के लिए प्रधानमंत्री बन के आए तो 10 जुलाई 2019 पार्लियामेंट में सवाल किया गया कि ये जो हल्ला किया जाता है कि बड़े बांग्लादेशी आ गए, मतदाता सूची में घुसपैठ हो रहा है विदेशी नागरिकों का, तो क्या इसका कहीं कोई आधार है, कोई तथ्य है? तो उस समय 10 जुलाई 2019 रविशंकर प्रसाद जी का जवाब था चुनाव आयोग के हवाले से कि 2016 से 2019 के बीच में 4 साल में 3 केस सिर्फ मिले। 4 साल में 3 केस, 2018 में 1 तेलंगाना से, 1 गुजरात से, 1 पश्चिम बंगाल से, बिहार से तो एक भी नहीं। तो इसीलिए अब जो बीच में अचानक रिपोर्ट आई कि भाई BLO घर घर जा रहा है और चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर चली
कि बड़े बांग्लादेशी मिल रहे हैं, तो उसका तो कहीं कोई आधार नहीं है, बिल्कुल कोई आधार नहीं है। तो हमें लगता है कि ये सब जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है, लेकिन तो फैक्ट्स के आधार पर बात करनी होगी। दूसरा मैं ये सवाल करता हूं कि इन लोगों को लगता है कि हम अगर कह देंगे कि घुसपैठ हुआ है तो हमें कोई जवाब नहीं देना होगा। हम तो कहेंगे कि अगर आप कहते हैं कि भारत में घुसपैठ हो रहा है, आपको पहले जवाब देना होगा कि सत्ता में आप हैं, घुसपैठ हो कैसे रहा है। पूरे बीएसएफ का अधिकार आपने बढ़ा दिया, 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के पास पूरी पावर है। अमित शाह वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर देखते हैं। तो घुसपैठ का आरोप लगाना ये सरकार का काम आरोप लगाने का नहीं है, सरकार का काम जवाब देने का है कि पहलगाम में भी कहीं अगर आया तो कहां से आया, कैसे आया और मार के कहां चला गया, ये जवाब देना सरकार का काम है। घुसपैठ की शिकायत करते हैं, आरोप लगाते हैं, कितने हैं और कैसे हो गया, इसका जवाब देना होगा। ये तो जवाब नहीं देने वाले लोग हैं, ये तो भागने वाले लोग हैं और बस कुछ हवा खड़ा करने वाले लोग हैं। कॉमरेड, जो एसआईआर पर आपने बात कही कि 3 कदमों को चुनाव आयोग को वापस लेना पड़ा, आज के डेट में आप संतुष्ट हैं? एएसआईएम जो नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो सूची निकली है आप ही लोगों के पत्रकारों की रिपोर्ट ही मैं देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पर भी लोग कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि जो कहा गया था कि पहले की सूची बहुत अशुद्ध थी और उस अशुद्धियों को ठीक करने के लिए एसआईआर किया गया, लेकिन एसआईआर के जरिए जो सूची अभी बनी है वो तो मेरे ख्याल से पहले की सूची की तुलना में और ज़्यादा ही अशुद्ध है। ऐसे ऐसे रिपोर्ट हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे एक 0 नंबर मकान में इतने लोग हैं, तो हमारे गणेश कुमार जी ने कहा कि 0 नंबर मकान का मतलब जिनके पास, जो सड़क पर सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो चलो 0 नंबर छोड़ दीजिए, लेकिन जिस मकान का कोई पता है 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर का मकान, वैसे कितने मकान आपको मिल जा रहे हैं जहां एक ही घर में लग रहा है कि बिहार में कोई क्रांति हो गई है और कोई कम्यून बना हुआ है, जहां हर जाति के लोग, हर बिरादरी के लोग एक ही घर में एक साथ रह रहे हैं। अगर ऐसा दिन कभी आएगा तो मैं तो कम से कम बहुत खुश हो जाऊंगा कि इस देश के लोग हर जाति धर्म को भुला करके एक जगह रह रहे हैं, एक घर में भी रह रहे हैं। लेकिन वो सब आपके चुनाव इसमें है। ऐसा आया कि भाई यूपी के लोग और है आपके पूरे चंपारण में, गोपालगंज में उनका नाम आ गया है। एक सूची हमने देखी जो विलोपित की सूची है, उसमें 124 नाम एक बूथ पर काट दिया गया, मुर्दा बता करके। हम खुद गए जांच करने के लिए, 41 लोग जिंदा निकले। तो इस तरह से भयंकर इसमें अशुद्धियां हैं। तो ठीक है, हमें लगता है कि अभी भी लोग इस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो एसआईआर तो देखिए गैर जरूरी था और पूरे चुनाव की प्रक्रिया को, चुनाव की अवधारणा को उलट देने वाला एक प्रक्रिया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो आगे इस पर कोई राय नहीं दी। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सब कुछ हो जाने के बाद अंत में आकर के चुनाव आयोग ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि एसआईआर जो किया गया ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समय बताएगा, लेकिन वो दिन कब आएगा मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। एसआईआर पर जो आपने वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में निकाली, वो आपने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली और आप उन्हीं की सीटें काटने में लगे हैं। उनको बोल रहे हैं 70 से 50 में आइए, हमको 40 दीजिए। अभी तो देखिए कांग्रेस के पास 2 उदाहरण हैं। 2015 में 40 सीट लड़े थे और 40 लड़ करके 27 जीते हैं, और पिछली बार 70 लड़े, 70 लड़ करके 19 जीते। तो मेरे ख्याल से तो इसमें राहुल गांधी की भी जरूरत नहीं है। कोई भी गणित देख करके बता देगा कि जब दोनों उदाहरण में बेटर तो यही होगा कि कम सीट लड़े लेकिन बेहतर रिजल्ट आपका हो। तो यात्रा तो इसके लिए थी कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस, और इसमें सबका हमारा इंटरेस्ट है, कांग्रेस का भी इंटरेस्ट है और हमारा और ज़्यादा इंटरेस्ट है कि बिहार में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर हो, पूरे देश में कांग्रेस का रिवाइवल हो, ताकि कांग्रेस के चलते जो असंतुलन पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा दबदबा देश में कायम हुआ, तो उसको रोकने के लिए निश्चित तौर पर बिहार हो या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति में सुधार तो आना जरूरी है। कांग्रेस जो आप स्ट्राइक रेट की बात जो करते हैं, कांग्रेस का ये कहना लगातार रहता है कि उसे अच्छी अपनी पसंद की सीटें नहीं मिलती है, उन्हें उन्हीं सीटों पर लड़ने दिया जाता है जो कि उनको हार नहीं होती है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एक बात ये है, सब जगह तो सब लोग जीत नहीं सकते, बात सही है। तो पसंद और नापसंद की नहीं, कांग्रेस को तो पूरे बिहार में एक जमाने में कांग्रेस की सरकार चलती थी, तो ऐसा तो कोई कांग्रेस वाले नहीं कह सकते कि भाई हमें ये सीट पसंद नहीं है, बिहार का ये हिस्सा हमें पसंद नहीं है, ऐसा तो कोई बोल नहीं सकते। हाँ, लड़ना जीतना हमेशा आसान नहीं है।
सिवान में एन वक्त पर हमें कहा गया कि आप रघुनाथपुर के बजाय दरौंदा लड़िए। हम लोगों ने पूरी कोशिश की, नहीं जीत पाए। नालंदा लोकसभा में हमें कहा गया कि भाई आप लड़िए, कोई नहीं लड़ना चाहते थे। हम लोग लड़े, हमने पूरी कोशिश की, वोट बढ़ा, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाए। तो चुनाव में मेरे ख्याल से हार जीत तो देखिए होती है, और लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पिछली बार बहुत कमजोर था और इस बार बेहतर होना चाहिए। अब थोड़ी राजनीति पर बात ये कर लेते हैं, खासतौर से CPI-ML के बारे में, कि 50-55 साल पुरानी पार्टी हो गई। 70 के दशक से गतिविधियां शुरू हुई थी बिहार के ग्रामीण इलाके में। तो 5 दशक के बाद आप पाते हैं पार्टी को जहां पहुंचना चाहिए था, जो समाज में मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग में पेनिट्रेट होना चाहिए था, आप वहां नहीं पहुंच पाए शायद, या अब तक के परफॉर्मेंस से आप क्या अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, या पार्टी को जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाने का क्या परेशानी है, इसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, सवाल तो इसका कोई अंत नहीं है। अगर बिहार में हम छा भी जाए तो आप पूछिएगा कि हरियाणा में पार्टी क्यों नहीं बढ़ रही है, हरियाणा में भी कर जाए तो आप कहेंगे भाई गोवा में पार्टी क्यों नहीं है। तो देश तो इतना बड़ा है, इतने बड़े देश में हम लोग कुछ छोटे हिस्से में कर रहे हैं, इसीलिए इसमें कोई संतुष्टि की तो कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात जो हम देख रहे हैं कि जिस समय हम लोग लड़ना शुरू किए बिहार में वोट के लिए, वोटर अधिकार जो आज हम बात कर रहे हैं, इसके लिए तो हम लोग लड़ाई शुरू किए थे। लोग अपनी जान की बाजी लगा करके वोट डाल रहे थे, और एक चुनाव में वोट लोगों ने डाला 89 में, और इसके चलते शाम को जनसंहार हो गया। चुनाव के बाद 22 लोगों को जान देनी पड़ी। आज वही स्थिति, उस समय वो स्थिति सिर्फ गरीबों के लिए थी, दलितों के लिए थी, भूमिहीन लोगों के लिए थी, शायद वोट नहीं डाल पाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग मानने लगे हैं कि भाई हमारे सामने तो ये सवाल है। तो उस समय जो जिन सवालों को लेके हम लोग लड़ रहे थे, जो हाशिए पर थे, आज देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो मध्यम वर्ग आप कह रहे हैं, वो तमाम लोग परेशान हैं। हम ये जो आपके लैंड सर्वे के लिए जो इंजीनियर लोग काम कर रहे थे, डिप्लोमा डिग्री वाले, उनके वहाँ गए थे। आप बताइए कि आज ऐसा माहौल है कि 16 अगस्त से ये लोग एक आंदोलन कर रहे थे कि हमें परमानेंट किया जाए। परमानेंट करना तो दूर की बात, परमानेंट होने की उन्होंने डिमांड उठाई रेगुलराइजेशन की, इसके चलते नौकरी से निकाल दिया गया। तो आज जिस तरह का संकट है, जिस तरीके के देश में तानाशाही है, तो उसमें तो मेरे ख्याल से हम अलग से अपनी पार्टी के बारे में क्या कहें। ये जो इतना बड़ा संकट है देश में, डेमोक्रेसी का, पूरे देश का, रोजगार का, शिक्षा का, तो हमें तो लगता है कि जो एजेंडा हमारा है वो आज बड़े पैमाने पर लोगों को लग रहा है कि भाई यही एजेंडा है। बिल्कुल, वो आज़ादी, न्याय और लोगों के लिए नीतियां बने, ताकि कम से कम पीपुल्स वेलफेयर की दिशा में हम लोग बढ़ सके। तो एक बात ये ज़रूर हुई कि जो एजेंडा हमारा था, वो एजेंडा आज तो पूरे देश का एजेंडा बनते जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बिना लड़े होगा नहीं कुछ भी, और इस देश में हमारा हिस्सा कहीं कोई खा रहा है, कोई अदानी अंबानी के हाथ में सब चला जा रहा है, और हमारे हाथ में जो होना चाहिए था इस देश में, वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे कारोबारी हो, दुकानदार हो, वो सारे के सारे लोग अब वंचित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि एजेंडा बढ़ा, संकट बढ़ा। हाँ, जरूर हम कहेंगे कि इससे निपटने के लिए जितनी ताकत होनी चाहिए, जितनी बड़ी पार्टी बननी चाहिए, वो अभी तक हम लोग नहीं बन पाए। और इसीलिए जो हमारी अपनी कमी है, हम कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों को साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन हो, जैसे आज़ादी का आंदोलन था, वैसा ही कोई एक आंदोलन खड़ा हो देश पंकज में। जी, इसी बिंदु पर क्या ऐसा लगता है कि जो कल्चर जो बाकी पार्टियों से एक जुदा, एक अलग करने का था, उसमें भी कोई दिक्कत है? वो नहीं कर पा रहे हैं, ताकि लोग ये देख नहीं पा रहे हैं क्या साफ साफ कि बाकी पार्टियों में और CPI-ML में आपकी पार्टी में क्या फर्क है? नहीं, हमें तो लगता है कि लोग और बेहतर महसूस कर रहे हैं। अगर हम अकेले कहीं रहे तो लोगों को फर्क समझ में नहीं आएगा। जब हम बहुत सारे लोगों के साथ चलेंगे और तब भी मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, बाकी कौन क्या बोल रहे हैं, तो फर्क तो तभी समझ में आएगा जब आप जंगल में होंगे, अकेले होंगे, एकांत में होंगे, क्या फर्क समझ में आएगा।
अभी तो लोगों को फर्क समझ में आएगा कि भाई ये लोग सबके साथ हैं लेकिन अपने उसूलों पर कायम हैं, या जो भी पार्टी की विचारधारा हो, हमारे पूरे रहन सहन हो, हर मामले में हमारे बोलचाल की भाषा हो उसमें, तो हमें तो लगता है कि पार्टी को, किसी भी पार्टी को अलग दिखने की, भाजपा वाले कहते थे पार्टी विथ अ डिफरेंस, अब लोग अब कह रहे हैं कि हाँ पार्टी विथ अ डिफरेंस जरूर है। ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में आई है कि जिसको सब कुछ चाहिए, पूरे देश की सत्ता चाहिए, पूरे देश के पूरे संपत्ति चाहिए, पूरे देश के तमाम संपदा चाहिए। तो लोग बात समझ गए हैं कि इनको ना तो लोकतंत्र ना संविधान, ये बिल्कुल एक उस तरह की पार्टी है। तो लोगों ने देख लिया, तो हमें लगता है कि हम लोगों को लोग जब और देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तय तो लोगों को करना है, उनका अनुभव क्या बताता है। और हम समझते हैं कि जब हमारे और ज़्यादा लोग विधानसभा में जाए, संसद में जाए, तो लोगों को दिखेगा कि माले के लोग कैसे आंदोलन करते हैं, माले के लोग कैसी बात रखते हैं, कैसे नीति के लिए लड़ते हैं। अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माले को अभी सत्ता में हमने नहीं देखा, तो सत्ता में भी कभी देखने को मौका मिले, सत्ता में भी जा करके लोग कुछ अलग माले के लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये दिखाने का हमें भी मौका मिले, तब तो जा करके लोगों को पूरी समझ बनेगी। देश में या बिहार में कहें, वामपंथ का क्या भविष्य देख रहे हैं? और दूसरा कि बिहार में जो वामपंथी ताकतें हैं, जो पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, उनके साथ एक अलग, एक स्वतंत्र कोई ब्लॉक बनाने की दिशा में बातचीत तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन उसका कोई फलाफल, कोई नतीजा सामने नहीं है। नहीं, हमें लगता है कि देखिए इस समय वामपंथियों का अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से ब्लॉक कुछ बन सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के देश के स्तर पर वामपंथियों की और ज़्यादा एकता चाहिए, और इस दिशा में हम लोग बढ़े हैं। अभी सीपीआई की पार्टी कांग्रेस होने वाली है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में हम लोगों ने बुलाया, हम वहाँ जाएंगे। बिहार में सम्मेलन था, बिहार में शायद दूसरे पार्टियों के लोगों को नहीं बुलाया। तो हमें लगता है कि राज्यों की स्थिति अलग है, देश की मांग कुछ और है, तो देश के पैमाने पर वामपंथी एक साथ मिलकर चलेंगे, और बाकी राज्यों में भी जहाँ तक संभव है, ज़रूरी है, उसको चलेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि जब संकट है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है, कितनी मजबूत है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी संकट में कौन क्या पहल कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज बीजेपी ने खुली चुनौती पेश कर दी पूरे हिंदुस्तान के सामने कि भाई ये हम करने जा रहे हैं, हम 50 साल राज करना चाहते हैं, हम किसी पार्टी को चलने नहीं देंगे, किसी सरकार को चलने नहीं देंगे। तो बीजेपी ने जहां इस तरीके से ओपन चैलेंज दे दिया इस देश में, तो हमने देखा कि किसानों ने चैलेंज ले लिया कि ठीक है, आप कानून बनाते थे, बहुत कानून बतिया रहे हैं, हम अब दिखा देंगे कि ये कानून किसान विरोधी है, हम चलने नहीं देंगे। हमने देखा कि किसानों ने चैलेंज लिया और उस चैलेंज पे किसान सफल हुए, उन्होंने 3 कानून को वापस करवा दिया। तो लोग ये देखना चाहते हैं कि बीजेपी आज जिस तरीके से खुली चुनौती दे रही है हिंदुस्तान के पूरे डेमोक्रेसी को, तमाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को, उसको कोई कबूल करें और बीजेपी को पीछे धकेले। हमें लगता है कि वामपंथ के लिए नई परीक्षा है, सबके लिए, कांग्रेस के लिए भी देखिए नई बात है। कांग्रेस भी ये कहने से नहीं चलेगा कि आज़ादी का आंदोलन में हम थे, उनको भी करना पड़ रहा है कि आज करके दिखाना होगा, हियर एंड नाउ। तो हमें लगता है कि इसमें वामपंथियों के सामने ये चुनौती भी है, और इस काम को अगर हम लोग कर ले जाएंगे तो कौन जानता है कि वामपंथ हो सकता है छलांग लगा करके इस देश में बहुत बड़े फलक पर वामपंथ सामने आ जाए कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैंपियन, डेमोक्रेसी के लिए सबसे मजबूत, उसके लिए प्रतिबद्ध धारा, विचारधारा, वो वामपंथी है। दीपंकर जी, क्या इस बार जो सरकार यदि बनती है महागठबंधन की, तो आप सरकार में शामिल होंगे? वो हमने कहा कि इसमें हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी भी समय किसी भी सरकार में हम कभी शामिल नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। वो समय समय की बात होगी, अगर ऐसी हमारे पास संख्या हो, ज़रूरत हो और कुछ काम करने का मौका मिले बिहार में, चाहे शिक्षा की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जो सबसे ज़्यादा परेशान है जहाँ लोग, तो उसमें कुछ भी अगर हम फ़र्क ला सकते हैं सरकार में जा कर के, तो फ़र्क लाना महत्वपूर्ण है, कुछ काम करना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो अंदर से करें चाहे बाहर से करें। कांग्रेस तो अपना पत्ता नहीं खोल रही है, आप मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी का नाम रख रहे हैं? नहीं, ये बहुत स्थापित बात है किसी कोalition में जो सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं तो वही होंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष हैं और इसीलिए मेरे ख्याल से इस पर कोई सवाल तो है नहीं।
अगर कहीं कोई बिल्कुल दूसरे ढंग की कोई परिस्थिति हो, कभी कभी देश में, जैसे देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो शायद पहले से नहीं कोई कह सकते थे कि देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि त्रिशंकु एक स्थिति थी, मोर्चा पोस्ट पोल अपने अलायंस किया। लेकिन यहाँ तो कोई पोस्ट पोल नहीं, प्री पोल ऑफ अलायंस जब हैं और निर्णायक बहुमत चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कांग्रेस के लोग भी अगर नहीं बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसका मतलब ये नहीं है, उनको मतलब है कि इस समय अभी हमें बहुमत की बात करनी चाहिए, अब बहुमत के बाद आगे सरकार के समय हम निश्चित तौर पर ऐलान करेंगे। चुनाव के पहले आप ये ऐलान करने जा रहे हैं कि नहीं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये स्थापित है, इस पर तो कहीं कोई कुछ भी रुका हुआ नहीं है इसके लिए। देखिए, एक समय था लोग ये सवाल भी नहीं पूछते थे, अब ये गजब की स्थिति देश में पैदा हो गई, अमेरिकन टाइप का पैटर्न, कि लोग पूछते हैं कि आप पहले बता दीजिए आपके नेता कौन है। अब जैसे प्रशांत किशोर जी से भी पूछिएगा, सरकार बना रहे हैं, सरकार में प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनेंगे या वो कोई जेपी की भूमिका में रहेंगे, किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनसे भी आपको पूछना चाहिए कि क्या स्थिति है। ये पूछने का जो सिलसिला है, नहीं नया चला है, ये अमेरिका वाला पैटर्न चला है। मैं समझता हूँ ये भी कोई अच्छा नहीं है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो है नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी, कोई भी कोalition बहुमत मिले तो आपको तब तय करना है। लेकिन ये जो पहले से तय करना, कभी ना करना, बीजेपी वाले कभी बताते हैं कभी नहीं बताते हैं। किसको पता था कि मोहन यादव जी कहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? किसको पता था कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? तो बीजेपी के लिए लोग पूछते नहीं हैं, लोगों को लगता है कि मोदी जी है तो बहुत है, मुख्यमंत्री बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर बीजेपी के लिए नहीं पूछते हैं तो हम लोगों के लिए क्यों इतना पूछा जा रहा है? 2020 और 2025 के चुनाव में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, 20 और 25 में अंतर, एक तो 5 साल में लोगों को और ज़्यादा लोग एक तरह से उब चुके हैं। 2020 के चुनाव में हम जो देख रहे थे, कोरोना काल का चुनाव था, कोरोना के तुरंत बाद, और बहुत उस समय लोगों की परेशानी थी। वो सारी परेशानी चुनाव में भी लोगों ने बताया, प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ, रोजगार का सवाल था। हमें जो लगा कि SIR आने से पहले बिहार इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि अब बहुत हो गया है, 20 साल किसी सरकार को हमने दे दिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं। अग्निवीर में तो 4 साल में नौजवानों से कह रहे हैं कि भाई हो गया, 4 साल के बाद रिटायर करके आ जाओ। हमारे सारे नौजवानों को जो स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं उनको तो आप सड़क पे बैठा दिए हैं। और कोई सरकार इतनी स्थायी बन जाए कि 20 साल और बोलने लगे कि हम 50 साल राज करने के लिए आए हैं, ये लोगों को बिल्कुल लगा कि समय हो चुका है, अब इस सरकार को बदल देना चाहिए। और हमें लगता है कि SIR के जरिए जो एक तरह से पूरा सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया गया, बावजूद इसके लोग अपनी जगह पर कायम हैं। ये चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन सभी मुद्दों का निष्कर्ष एक ही निकल रहा है कि इस सरकार के रहते अब बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इस सरकार से हमें पिन छुड़ाना पड़ेगा। गरीब गुरबों और मजदूरों की बात करने वाली पार्टी जब कैंडिडेट का चयन करती है तो वो भी जाति पर अपना चयन करती है कैंडिडेट का, नहीं क्या तो मजबूरी? नहीं, जाति के आधार पर हम नहीं चयन करते हैं। मान लीजिए उसमें जहाँ SC सीट है वहाँ तो आपको SC कैंडिडेट ही देना होगा। लेकिन हमें लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि आमतौर पर हमारे जो आंदोलन है, उस आंदोलन के प्रति निष्ठा, उस आंदोलन के से जुड़े हुए लोग, वैसे ही लोग हमारे उम्मीदवार हो रहे हैं। जाति कुछ भी हो सकती है। अभी राज्य सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री सबके लिए देने का ऐलान किया, वो लागू भी हो चुका है वो फैसला। गरीब महिलाओं के लिए पेंशन की राशि बढ़ाई गई और भी इस तरह की राहत और लोगों को जो सुविधाजनक हो सके, उनके जीवन को आसान कर सके। आपको लगता है इन फैसलों से आपका जो जनाधार है, मुख्य रूप से माना जाता है कि खेतिहर मजदूरों का या इस तरह के जो इस तरह की एक बड़ी आबादी है वो है, तो इसका असर वहाँ आप देख रहे हैं क्या? मतलब आपसे आपका जो सामाजिक आधार है उस पर क्या असर पड़ेगा इन सरकार के इन फैसलों? बिल्कुल, लोगों को बात समझ में आ रही है। अभी जैसे देखिए, बिहार में मिड डे मील की वर्कर है, रसोईया, मेरे ख्याल से 2001 से या उसी दौर से योजना चल रही है। पैसा अभी भी मिल रहा था 1650, सबसे कम हिंदुस्तान में शायद। लगातार आंदोलन होता था।
दमन होता था, लाठी चलती थी, और आंदोलन करने के बाद कुछ लोगों को काम से भी निकाल दिया जाता था। लेकिन वही आंदोलन अब चुनाव से ठीक पहले अगर 1650 को नीतीश जी ने 3300 किया है, तो इससे लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई हमने इतना आंदोलन किया, हमने आपको मजबूर किया, और निश्चित तौर पर अगर 3300 आपने किया है, इसके लिए हमें कोई थैंक यू नीतीश जी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे आंदोलन की देन है, हमारी ताकत है, हमारा संघर्ष है, आगे और संघर्ष करेंगे। 3300 जो मिल रहा है, हम 3300 पर रुकेंगे नहीं, हमें अब 10,000 मिले, 15,000 मिले, इसके लिए हम लड़ते चले जाएंगे। तो हमें नहीं लगता है कि कुछ पैसे बढ़ा करके एन वक्त पर इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। जो नीतीश जी ने कहा था कि हम 2 लाख देंगे बिहार के 94.5 लाख गरीब परिवार को, एक पैसा नहीं दिया आपने। और अभी चुनाव से पहले कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए खाते में 10,000 देंगे। तो बात तो थी 2 लाख देने की, 2 लाख के एवज में आप कह रहे हैं कि हम 10,000 देंगे। महिलाएं इस समय कर्ज से परेशान हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का इतना जुल्म है कि बिहार से जो पलायन होता था, पहले लोग समझते थे कि सिर्फ रोजगार के लिए पलायन हो रहा है, अभी लोग फरार हो रहे हैं, गांव छोड़ करके फरार हो रहे हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जुल्म की वजह से, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। करना तो आपको ये चाहिए था कि छोटा छोटा जो 1 लाख 2 लाख रुपए का कर्ज है उसको माफ़ कर देना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। और हम लोगों ने जो कहा कि हम 2,500 रुपये झारखंड की तरह बिहार के महिलाओं को प्रति माह देंगे, तो इसका मतलब 5 साल में 1.5 लाख मिलेगा। तो 5 साल में 1.5 लाख जहाँ मिलने की बात है, और करके दिखा रहे हैं हम लोग झारखंड में, वहाँ आप 10,000 अगर सितंबर में उनके खाते में दे भी देंगे, तो क्या बिहार की महिलाएं उसको नहीं देखने वाली हैं? इसीलिए हमें नहीं लगता है कि पैसे कुछ दे देने से इससे कोई फर्क पड़ेगा। लोगों संगठित हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये उनके संगठन और संघर्ष की देन है, उसको मजबूत करेंगे, आगे और अधिकार मिलेगा। सभी पार्टियां बिहार बदलने की बात करती है, उनके बिहार बदलने और आपके बिहार बदलने में क्या अंतर होगा? नहीं, बिहार को बदल के आपको बदल दिखाना पड़ेगा। तो हमें लगता है हम जो बदलाव की मांग करते हैं, बात करते हैं, उसमें फ़र्क ये है कि हमारे बदलाव के केंद्र में लोग हैं। जैसे विकास, अगर आप 20 साल से नीतीश जी कह रहे हैं विकास विकास विकास, आप पूछिएगा एनडीए वालों से, वो आपको बता देंगे कि क्या आपको विकास नहीं दिख रहा है? पटना में इतना बड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल बन गया है, पटना में मेट्रो चालू होने वाला है, यही तो विकास है। लेकिन हमसे पूछिएगा कभी भी विकास के बारे में, हम कहेंगे कि भाई ये जो विकास के नाम पर अब दिखा रहे हैं, हम तो विकास तब मानेंगे जब सर्वे करते हैं, वो जो 94.5 लाख परिवार 6,000 से कम कमाई पर जिंदा हैं, वो संख्या घट जाएगी, वो संख्या खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे कि बिहार में किसी भी परिवार की आमदनी 20,000 से कम नहीं है, तो मानेंगे। तो हम लोगों को सेंटर में रख करके, बिहार के सबसे जो वंचित लोग हैं, गरीब हैं, मेहनत कश हैं, उनके जीवन स्थिति को सेंटर में रख करके बदलाव को परखते हैं। ऊपर से आप हवा बना दीजिए, तामझाम कर दीजिए, कह देंगे विकास हो गया, ये तो बिहार की बात नहीं है। इंडिया शाइनिंग एक नारा चला था जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी थे, उस दौर में इंडिया शाइनिंग का नारा 2004 में हिंदुस्तान ने खारिज कर दिया कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग। तो विकास की परिभाषा और बदलाव की भी परिभाषा वही है कि लोगों में अधिकार मिलना चाहिए स्थायी रूप से, और बराबरी की दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने कांग्रेस की बात कर ली, राजद की बात कर ली, आप कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं, या दावा आपका कितनी सीटों पर है? नहीं, हमने तो कह दिया भाई 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमने बहुत खुल के कह दिया है कि बिहार में 243 सीट है, तो मान लीजिए उसमें 43 सीट आप इत्मीनान रह सकते हैं कि माले संभाल लेगा। बाकी 200 सीट के बारे में बाकी लोग और तैयारी करें, और शेष हम गठबंधन में हैं। अगर अकेले हमें तय करना होता तो हम तो कह देते कि हम इतनी सीट पर लड़ेंगे। गठबंधन में है तो निश्चित तौर पर सबके बीच में बातचीत होगी, और बातचीत करके हम लोग तय करेंगे ताकि इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इसी सवाल से हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आए, आपका आभार, और हम आपके प्रति शुभकामना जाहिर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत है इस समय। थैंक यू। तो हम सबके साथ तो हैं, पर अपने उसूलों के साथ, इस बात के साथ हम आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमें अवसर दिया, संवाद के लिए स्थापित किया। बड़ा शालीन और बहुत ही बेहतरीन एंगेजिंग सेशन रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।